तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, आज मैं आप लोगों का क्लास शुरू कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस बीए सेमेस्टर 1 का मेजर पेपर 1। ये आपका पहला पेपर है आज का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर दें इस पेपर को। और मैं बता देना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस का पूरा पेपर मैं ही लूँगा, क्योंकि मैं खुद बीए पॉलिटिकल साइंस हूँ, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हूँ और अभी बीएड कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग का जो सेशन है 25 से 29 सेशन, इसमें बहुत सारा चेंजेस किया गया, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। हर बार सिलेबस चेंज हो रहा है। 24-28 का अलग था, 25-29 का अलग सिलेबस है। तो आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और आप जो है मेजर पेपर, एसी पेपर, एसी मतलब माइनर, पहले इसको माइनर बोला जाता था, अब एसी बोल दिया गया है, एसोसिएटेड कोर। और एमडीसी पेपर, ये 3 पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा। बाकी के जो 4 पेपर रहेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। सारा का सारा नोट्स आपको ज्ञान सागर ऐप पे दिया जाएगा, और यहाँ पे मैं अभी आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। पीडीएफ चाहिए तो आपको ज्ञान सागर ऐप को इंस्टॉल करना होगा, उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। ऐप का दाम है 60 रुपया। 4 साल तक आपको कंप्लीट ग्रेजुएशन पढ़ाया जाएगा सिर्फ 60 रुपया में। सभी पेपर के नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा, और उत्तर केवल और केवल हिंदी भाषा में रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ गाइडेंस के तौर पे, कि आपको जो है जब आप वीडियो को वॉच करते हैं तो 20 मिनट ही देखिएगा एक बार में। 20 मिनट के बाद आप मोबाइल को बंद कीजिएगा, 5 मिनट के लिए बाहर टहलिएगा, फिर वीडियो को आके देखिएगा। और आप ऐसा सोचिएगा कि आप क्लास में बैठे हैं, कॉलेज के क्लास में प्रोफेसर आपका लेक्चर ले रहे हैं, और आप इस तरह से समझिएगा, ठीक है। हालांकि मैं आपका दोस्त हूँ, फिर भी आप उस तरह से देखिएगा, क्योंकि क्लास लंबा होगा, ठीक है। मज़ा भी आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, एसकेएम दुमका यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, सेमेस्टर 1, मेजर पेपर 1। मेजर को एमजे बोलते हैं शॉर्ट में, और पेपर का नाम है आपका एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे ये, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर रहेगा। सिलेबस को पहले समझिए। तो क्या बोला गया है, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय, ठीक है। टोटल क्रेडिट 4 क्रेडिट लिखा है। ये क्रेडिट क्या होता है भैया, नहीं समझ में आया हमारा। देखिए, एक क्रेडिट बराबर होता है, एक क्रेडिट जो होता है ना, ये एक क्रेडिट बराबर होता है 25 नंबर, ठीक है। तो 4 क्रेडिट बराबर कितना होगा, 25 चौका, 25 चौका 100, यानी कि ये पेपर आपका 100 नंबर का है, ठीक है। इसमें से 75 नंबर आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है, जो कि एग्जाम सेंटर में, और 25 नंबर इंटरनल एग्जाम होता है आपका कॉलेज के द्वारा, ठीक है। और ये जो 25 नंबर होता है इंटरनल एग्जाम, इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 10 नंबर लाना होता है। और जो एक्सटर्नल एग्जाम अभी होगा आपका, इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होगा। समझ गए बात को? हाँ, ये बात तो समझ गए भैया। अब बताइए, अब आगे क्या। पेपर आपका कैसा आएगा, 75 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा एक्सटर्नल एग्ज़ाम, अभी इसमें पेपर कैसा आएगा। तो पेपर आपका कुछ ऐसा आएगा, कैसा, ऐसा। 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ग्रुप ए 15 मार्क्स का। और ग्रुप बी रहेगा, वो रहेगा आपका 60 मार्क्स का, जिसमें 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा आपको। अरे 14 बन रहे हैं, 15। 15 मार्क्स वाले टोटल 4 क्वेश्चन बनाने होंगे, 6 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से, ठीक है। कुल मिला के 75 नंबर है, 75 में आपको लाना है 30 नंबर। टाइमिंग 3 घंटा दिया जाएगा। इतना समझ में आ गया? बिल्कुल। अब दिखाइए भैया पढ़ना क्या है। ये है सिलेबस आपका। सिलेबस में क्या है, यूनिट 1। यूनिट 1 है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। नेचर, सिग्निफिकेंस एंड इट्स रिलेवेंस, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम, ठीक है, स्टेट सिस्टम, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, विशेषताएं और इससे संदर्भ जितने भी चीज़ें हैं उनके बारे में। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य कैसे बना। कुछ कुछ लोग बोलता है कि भगवान ने राज्य को बनाया गया है, जिसको दैवीय सिद्धांत बोलते हैं। भगवान को राज्य ने बनाया, अल्लाह ने राज्य को बनाया, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, राज्य जो बना है पहले एक छोटा सा परिवार बना, परिवार के बाद फिर थोड़ा सा समुदाय बना, समुदाय के बाद क्या हुआ, समुदाय का विकास हुआ धीरे धीरे, और समुदाय फिर डेवलप करते करते क्या बन गया, समाज बना, फिर समाज से फिर राज्य बना है। तो इसको बोलते हैं विकासवादी सिद्धांत, जो कि मैं भी मानता हूँ कि राज्य का विकास विकासवादी सिद्धांत के तहत हुआ है, ठीक है। ये पढ़ना है। फिर पढ़ना है पावर एंड अथॉरिटी, यानी कि शक्ति और अधिकार। शक्ति और अधिकार क्या है, इनमें अंतर क्या है, ये जानिएगा। नेक्स्ट, अगला है सॉवेरेनिटी, यानी कि संप्रभुत्ता, ठीक है।
फिर आता है यहाँ पे मॉनिज्म एंड प्लोरिज्म, तो संप्रभुता के बारे में जानेंगे। अब आता है अगला यूनिट, यूनिट 4, जिसमें आपको पढ़ना है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता, ठीक है। मीनिंग, पोजीशन एंड नेगेटिव लिबर्टी। स्वतंत्रता क्या है, इसके सकारात्मक बिंदु और नकारात्मक बिंदु दोनों को जानने हैं। इक्विलिटी, इक्विलिटी मतलब समानता, ठीक है, समानता के बारे में जानना है। जस्टिस मतलब न्याय के बारे में जानना है। और लास्ट में डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के बारे में जानना है। इतना ही चीज़ आपको पढ़ना है मेरे दोस्त इस पेपर में, ठीक है। आप बॉयज़ है या गर्ल्स है आई डोंट नो, बट जो भी है बहुत अच्छे से मैं आपका एंजॉय के साथ क्लास लेने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए रेडी करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है? व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। देखिए यह पेपर जो है आप अपने दिमाग का भी प्रयोग कीजिएगा इसमें। इस पेपर में आपको फैक्चुअल चीज़ नहीं मिलेगा। फैक्चुअल माने कि एक ही फिक्स रहेगा, जैसे कोई डेटा कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वैसा कुछ डेटा नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे केवल थ्योरी पेपर है ये वाला, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित विचार, अवधारणा और सिद्धांतों का अध्ययन करता है, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत में आप क्या पढ़ते हैं कि किस राजनीति शास्त्री ने क्या बोला, ठीक है, ये आप पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बारे में किसने क्या बोला, लोकतंत्र के बारे में किसने क्या बोला, न्याय के बारे में किसने क्या कहा, ठीक है, समानता के बारे में किसने क्या कहा, राज्य कैसे बना, यही सब आप इसमें पढ़िएगा, ठीक है। तो यही सब बताइएगा। राजनीतिक सिद्धांत क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान में विचारों, अवधारणाओं का जो राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा दिया गया है उसी का अध्ययन है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था यानी कि राज्य की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो देखिए राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है, इंग्लिश में जो कंफर्टेबल है वो इंग्लिश को फॉलो करेंगे। फ्रॉम वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द स्टेट सिस्टम ट्रेस्ड। तो देखिए राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति सामाजिक संगठन और शासन की आवश्यकता से मानी जाती है, ठीक है। समाज का संगठन हुआ, धीरे धीरे समाज बना, पहले परिवार, फिर समुदाय, फिर समाज, फिर जाके राज्य बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है, आधुनिक राज्य प्रणाली की शुरुआत किस संधि से मानी जाती है? तो वर्तमान जो हमारा राज्य बना है वो किस संधि से माना जाता है? द मॉडर्न स्टेट सिस्टम बिगेन विथ विच ट्रीटी। ट्रीटी मतलब होता है संधि। तो देखिए एक संधि हुई थी जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टफेलिया संधि, जो कि 1667 में हुई है, ठीक है। और इस वेस्टफेलिया संधि के द्वारा माना जाता है कि आधुनिक राज्य जो बना है हमारा वेस्टफेलिया संधि से बना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो देखिए हम लोग राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए, समझने के लिए हम लोग राजनीतिक व्यवस्था का पढ़ाई पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट राज्य के 4 तत्व क्या हैं? व्हाट आर द 4 एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। तो किसी भी राज्य को, जैसे हमारा झारखंड ही राज्य है, राज्य को मान्यता मिलने के लिए, किसी भी एरिया को राज्य की मान्यता हम तभी बोलते हैं जब उसमें ये 4 चीज़ होते हैं। याद कर लीजिएगा, मैं एक बार इंटरव्यू देने गया था पीजीटी टीचर का, मतलब 11-12 टीचर का, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था और मैंने इसका आंसर भी दिया था कि राज्य के 4 तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला तत्व है जनसंख्या, यानी किसी भी राज्य को बनने के लिए एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, एक निश्चित भूभाग होने चाहिए यानी कि उसके पास ज़मीन होना चाहिए, ठीक है। निश्चित सरकार होनी चाहिए यानी कि उस राज्य को चलाने के लिए सरकार होनी चाहिए, और संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता माने एकता, वहाँ के लोगों के बीच में आपस में एकता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 चीज़ हैं राज्य के, कौन कौन से? राज्य के 4 तत्व कौन कौन से हैं? जनसंख्या, निश्चित भूभाग मतलब उसके पास ज़मीन होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए उनका, और उनकी संप्रभुता होनी चाहिए। ये 4 तत्व होने बहुत ज़रूरी हैं एक राज्य को बनने के लिए, ठीक है। नोट डाउन कर सकते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे पावर और अधिकार के बारे में, ठीक है। शक्ति और अधिकार क्या है, यूनिट 2। तो पहला क्वेश्चन है, शक्ति से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मेंट बाय पावर। पावर, शक्ति किसे कहते हैं? तो देखिए हम लोग नहीं बोलते हैं कि बहुत पावर हो गया तुम्हारा है। पावर मतलब क्षमता का जहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं। शक्ति वह क्षमता है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में प्रभावित करता है, और हम लोग पावर कब दिखाने का प्रयास करते हैं?
जब हम लोग किसी मुसीबत में फंसे हों, या फिर जब कहीं पे लड़ाई झगड़ा का बात होता है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से जब दो राज्यों के बीच में अक्सर अनबन होती है या दो देशों के बीच में जब झगड़ा होता है, तब हम लोग पावर दिखाते हैं। मेरे पास इतना नौसेना है, मेरे पास इतना थल सेना है, मेरे पास इतना जल सेना है, ठीक है। मेरे पास परमाणु बम है, तो मेरे पास ये है, वो है, फलना है, ढिमका है, मेरा पहुंच सीएम तक है, मेरा पहुंच पीएम तक है। ये सब जो बोलते हैं ना, ये सब क्या है? पावर है। यानी कि पावर क्या है? तो पावर क्षमता दिखाने का एक तरीका है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अधिकार क्या है? अधिकार जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यह मेरा अधिकार है, मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरा यह अधिकार बनता है। अच्छा, ठीक है। आपकी वाइफ बोलेगी कि मेरा यह अधिकार है, ठीक है, जानने का अधिकार है। तो चलिए, ये सब जो बोला जाता है ना कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बाप हूँ और मुझे जानने का अधिकार है कि तुम किस लड़की से शादी कर रहे हो बेटा, ठीक है, क्या कर रहे हो तुम आजकल। तो ये जो अधिकार है, अथॉरिटी है, ये क्या देता है हमें? अधिकार, अथॉरिटी एक कानूनी शक्ति देती है, ठीक है। अधिकार वैध मतलब कानूनी होता है, अधिकार कानूनी शक्ति है जिसे स्वीकृति प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे कि आप किसी के बेटे हैं, कैसे पता कीजिएगा? कानूनी रूप से तो चेक कीजिएगा उसका स्पर्म आपके अंदर है या नहीं, ठीक है। मतलब किसी का पेट में बोलेगा कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अच्छा तो क्या है प्रूफ? तो प्रूफ वही है कि फिर चेक किया जाए उसका जो डीएनए है आपके डीएनए से मैच करता है या नहीं, ठीक है। तो ये सब क्या है? कानूनी अधिकार है। जब आप किसी से शादी करते हैं तो आपको बनता है मैरिज सर्टिफिकेट। क्या बनता है? मैरिज सर्टिफिकेट। तो उसको फिर कानूनी रूप से मान्यता मिल जाती है। तो अधिकार क्या है? एक कानूनी शक्ति है। अधिकार एक कानूनी शक्ति है जिसे स्वीकृति प्राप्त होती है, जैसे कानून की स्वीकृति प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। मैक्स वेबर ने अधिकार के कितने प्रकार बताए हैं? तो मैक्स वेबर एक बहुत बड़े राजनीति शास्त्री हैं और फिलोसफर भी हैं, ठीक है। फिलोसफर माने दर्शन शास्त्र। फिलोसफी एक सब्जेक्ट होता है जिसको दर्शन शास्त्र बोलते हैं। तो मैक्स वेबर एक बहुत बड़े दर्शन शास्त्री हैं। उन्होंने क्या बोला? अधिकार तीन प्रकार के होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अथॉरिटी वेयर गिवेन बाय मैक्स वेबर? तो मैक्स वेबर बोलते हैं कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, सब बात करेंगे अभी हम लोग डिटेल क्वेश्चन आंसर में। नेक्स्ट, अगला आ जाता है हमारा पारंपरिक अधिकार क्या है? व्हाट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी? पारंपरिक अधिकार किसे कहते हैं? तो जो परंपराओं से, रीति रिवाज से चला आ रहा हो उसको पारंपरिक अधिकार कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देकर बताइए भैया। जैसे मान लीजिए आपके दादाजी पुरोहित हैं या मंदिर के कहीं के पुजारी हैं। अब उसका बेटा पुजारी बनेगा, फिर उसका बेटा पुजारी बनेगा, तो ये क्या है? पारंपरिक अधिकार चलता आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये समझ गए ना? पहले राजा था, फिर उसका बेटा राजा हुआ, फिर उसका बेटा राजा हुआ। ये क्या है? पारंपरिक अधिकार है। रीति रिवाज से जो चलता आ रहा हो उसको पारंपरिक अधिकार कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल अथॉरिटी। नेक्स्ट, अगला है करिश्माई अधिकार किस पर आधारित है? ठीक है, करिश्मा, हम लोग बोलते हैं वाह क्या करिश्मा हो गया, मतलब जादुई एक तरह से, ठीक है। करिश्मेटिक अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन व्हाट? तो देखिए, नेता के व्यक्तित्व, गुण और आकर्ष पर यह करिश्माई अधिकार आधारित होता है। नेता के व्यक्तिगत पर्सनल जो गुण होते हैं, ठीक है, किसी भी लीडर के जो पर्सनल गुण होते हैं, जैसे कि बोलने का, कोई नेता बहुत अच्छा बोल लेता है, ठीक है। कोई नेता बहुत अच्छा लोगों को क्या बोलते हैं, हिप्नोटाइज कर लेता है, सम्मोहित कर लेता है अपने बातों में, ठीक है। तो ये जो नेता के गुण हैं, ये आकर्षक गुण है, ये क्या है? करिश्माई अधिकार है। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं यूनिट 3, जिसमें आपको संप्रभुता के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि संप्रभुता है क्या? इंग्लिश में बोलते हैं सॉवरेनिटी। ये क्या होता है भैया? तो संप्रभुता होता है कि एक राज्य की सर्वोच्च शक्ति और अंतिम शक्ति, ठीक है, एक राज्य की सबसे ऊंची शक्ति और सबसे कम शक्ति या छोटी शक्ति, ठीक है। इसको आप इस तरह समझिएगा कि राज्य में जब एकता बनी होती है, ठीक है, आपस में एक राज्य के लोगों के बीच जो एकता होती है, इसी को संप्रभुता बोलते हैं। आम शब्द में आप यही समझिए, ठीक है। एकतत्ववाद क्या है? मॉनिस्म क्या है? तो संप्रभुता को एक ही सर्वोच्च सत्ता में केंद्रित मानने का सिद्धांत,
यही है एक तत्ववाद। संप्रभुता को एक ही सर्वोच्च शक्ति माना जाए, कि संप्रभुता जो है अपने आप में सबसे बड़ी शक्ति है। संप्रभुता जो गुण होता है एक राज्य के लोगों के बीच में, यही सबसे बड़ी शक्ति है, ठीक है, और सबसे अंतिम शक्ति यही है। नेक्स्ट, बहुलवाद क्या है? बहुलवाद संप्रभुता को विभिन्न समाज संस्थाओं में विभाजित करने का सिद्धांत, यही है बहुलवाद। यानी कि जो एकता है हम में, एकता को अलग अलग टुकड़ों में बांट देना, कि भाई तुम एसटी हो, हम एससी हैं, तुम ओबीसी हो, तुम जनरल हो, तुम ईडब्ल्यूएस हो, तुम कुर्मी हो, ठीक है बोलते हैं ना, तुम पाड़े हो, तुम तेली हो, तुम डोम हो, तुम चमार हो। तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना, ये क्या है? ये संप्रभुता को तोड़ देता है, बहुलवाद, ठीक है, जो कि एक तरह से बुरी चीज़ है। संप्रभुता को विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में विभाजित मानने का सिद्धांत बहुलवाद है, कि तुम मुस्लिम हो, हम हिंदू हैं, तुम क्रिश्चियन हो, तुम बुद्ध हो, तुम जैन हो, ठीक है, तुम ईसाई हो, तुम पादरी हो। तो ये बहुलवाद है। समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। संप्रभुता का सिद्धांत किस विचार ने प्रतिपादित किया? किस विचारक ने, सॉरी। तो देखिए, संप्रभुता जो बात बोली, यह सबसे पहले, हालांकि बहुत पहले से है, लेकिन अंग्रेज लोगों ने नाम लिया जीन बॉडिन का, ठीक है, जीन बॉडिन का, हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। तो इनका नाम आता है जीन बॉडिन। कौन है? जीन बॉडिन। नेक्स्ट, अगला जाता है विधिक संप्रभुता क्या है? व्हाट इज लीगल सॉवरेनिटी? विधिक मतलब कानूनी रूप से संप्रभुता क्या है? तो कानून को बनाए रखने की सर्वोच्च शक्ति, ठीक है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का जो सबसे ऊंचा पावर है, इसी को संप्रभुता बोलते हैं, ये कानूनी तौर पे। चलिए, आप यही मान के चलिए संप्रभुता क्या है, तो एक राज्य के लोगों के बीच में आपस में घुल मिल कर रहना ही संप्रभुता है, एकता ही संप्रभुता है, ठीक है। स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ क्या है? तो सबको मालूम है, स्वतंत्रता मतलब छूट, बंधनों से मुक्ति, ठीक है, बिना अनुचित बाधा के कार्य करने की स्वतंत्रता, ठीक है, मतलब कि सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति को ही स्वतंत्रता बोलते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता क्या है? तो किसी व्यक्ति के बिना कोई बंधन के जीवन जीने को ही स्वतंत्रता कहते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि आप स्वतंत्र हैं, बिना बंधन मुक्त हैं, तो अब नंगटे घूरिएगा, ऐसा नहीं है ठीक है। कुछ ना कुछ नियम, रूल, रेगुलेशन होते हैं, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि आप उसका नकारात्मक, समझ रहे हैं ना, नकारात्मक सुंदरता क्या होता है कि जब व्यक्ति को ज़्यादा छूट मिल जाता है ना, तो वह फिर गलत काम करने लगता है, जिससे समाज को प्रभावित पड़ता है, तो वो नकारात्मक सुंदरता है। सुंदरता का अर्थ ये नहीं कि आप किसी को मार दीजिएगा। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल, मुझे मालूम है आप जानते हैं, लेकिन ये सब को लिखना होगा आपको। व्हाट इज नेगेटिव लिबर्टी? तो देखिए, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रहने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रहने की प्रक्रिया को बाहरी सुंदरता बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सकारात्मक सुंदरता क्या है? अपनी क्षमताओं को विकास करने के लिए अगर आप सुंदरता का प्रयोग करते हैं तो वह सकारात्मक सुंदरता है, लेकिन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं तो वो फिर नकारात्मक सुंदरता है, ठीक है। समानता का अर्थ क्या है? इक्वलिटी, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए, यही समानता का अधिकार है। न्याय क्या है? तो उचित और अनुचित व्यवहार, ठीक है, जब कोई व्यक्ति अनुचित व्यवहार करे तो उसको दंड मिले, यही आपका न्याय है। न्याय क्या है? मतलब उचित और अनुचित के बीच में निष्पक्ष निर्णय लेना ही न्याय है, ठीक है। सही को सही और गलत को गलत कहना, और जो गलत किया है उसको दंड देना की प्रक्रिया ही न्याय है। अपने भाषा में लिखिए कि सही को सही और गलत को गलत बताना और गलत करने वालों को दंड देना ही न्याय है, ठीक है। प्रक्रियात्मक न्याय क्या है? जिसमें प्रोसेस लगता है। तो न्याय प्राप्त करने की उचित प्रक्रिया को प्रक्रियात्मक न्याय कहते हैं। सबसे पहले जैसे कोई व्यक्ति कोई काम किया, चोरी हुआ, तो पहले एफआईआर दर्ज करेंगे, एफआईआर फिर जाएगा कोर्ट में, कोर्ट में फिर सुनवाई होगा। तो ये एक प्रोसीजर होता है, तो इसको प्रक्रियात्मक न्याय बोलते हैं। वितरणात्मक न्याय क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो संसाधनों का उचित वितरण वितरणात्मक न्याय कहलाता है, ठीक है। अगला आता है लोकतंत्र का अर्थ क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? तो जनता द्वारा जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है। लोकतंत्र दरअसल ये है कि जब जनता अपनी सरकार खुद चुनती है तो इसी को लोकतंत्र कहते हैं। जब जनता
अपना नेता खुद चुनता है तो उसी को लोकतंत्र कहते हैं। इसी को बोलते हैं कि जनता के द्वारा अपना नेता चुनता है, जनता के लिए और जनता का शासन। ठीक है, जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन है लोकतंत्र। आम शब्द में जब आम आदमी अपना नेता खुद चुनता है वोट देके तो उसी को लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग 18 साल के होने के बाद खुद वोट देके अपना नेता चुनते हैं, तो ये क्या है, लोकतंत्र है। भारत में लोकतंत्र है। ठीक है, जब व्यक्ति को अपना नेता चुनने का अधिकार खुद होता है, पावर, ठीक है, तो उसको लोकतंत्र कहते हैं। उदारवादी लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है, तो स्वतंत्रता और अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसका अधिकार होता है। नेक्स्ट, मार्क्सवादी लोकतंत्र पर आधारित है, तो मार्क्सवादी वर्ग विहीन समाज और आर्थिक समानता पर आधारित। मार्क्सवाद क्या बोलता है, मार्क्सवाद बोलता है कि भाई अमीर जो है गरीब का शोषण कर रहा है। कार्ल मार्क्स इसके प्रवर्तक हैं और कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि अमीर आदमी का गरीब आदमी शोषण कर रहा है। ठीक है, वर्ग विहीन समाज और आर्थिक समानता चाहिए। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई कोई व्यक्ति कमा रहा है 5 लाख और कोई 5,000 नहीं कमा पा रहा है, तो ये आर्थिक असमानता कहाँ से आई, इसको आर्थिक समानता लाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आपको एक मोटा मोटा अनुमान लग गया कि पूरा का पूरा पेपर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग करेंगे वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं भी रेस्ट लेता हूँ, आप भी रेस्ट लीजिए। चलिए, ब्रेक लेने के बाद अब आप लोग आ जाइएगा। 5 मिनट का ब्रेक लेना जरूरी है। ठीक है, 20 मिनट के बाद। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ। जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, उसका आंसर करना है आपको कम से कम 150 शब्दों में। ठीक है, और जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, उसके लिए आपको करना है 15 मार्क्स वालों के लिए कितना, तो 500 शब्दों में। ठीक है, 15 मार्क्स वालों के लिए कितना शब्दों में, 500 शब्दों में। अब चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, महत्व एवं प्रासंगिकता का विस्तार से वर्णन करना है या विवेचन करना है। डिस्कस द नेचर, सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ जाता है पहला। और देखिए, राजनीतिक सिद्धांत अभी मैंने बताया कि लोगों ने अलग अलग विचार जो दिए हैं उसी को पढ़ना है इसमें आपको। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित विचारों, अलग अलग विचारकों द्वारा, राजनीतिक शास्त्रियों के द्वारा जो विचार दिए गए हैं, अवधारणा दिया गया है, मूल्य और सिद्धांतों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह केवल राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन नहीं करता है, बल्कि उनके पीछे जितने भी मूल्य हैं, वैल्यू हैं, उसका उद्देश्य है समाज को समझना। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था को अच्छे से समझना। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति बहुआयामी है। बहुआयामी कहने का अर्थ है कि राजनीतिक सिद्धांत किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करता है, बल्कि बहुत चीज़ों पे फोकस करता है। ठीक है, इसमें दार्शनिक, ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय तथा नैतिक सभी दृष्टिकोण शामिल होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि यह वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक और मानकानात्मक तीनों रूप में काम करता है। राजनीतिक प्रकृति कितने रूप में काम करती है, 3 रूप में। क्या क्या, पहला है वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव, दूसरा है व्याख्यात्मक यानी कि एक्सप्लेनेटरी, और तीसरा है हमारा मानकानात्मक यानी कि नॉर्मेटिव। ठीक है, तीनों रूपों में काम करता है। वर्णनात्मक रूप में यह राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, व्याख्यात्मक रूप में, पहले ये देखिए, जो वर्णनात्मक रूप में क्या करता है, तो राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, ये वर्णनात्मक है। व्याख्यात्मक रूप में क्या करता है, तो व्याख्यात्मक रूप में यह उनके कारणों और प्रभावों की व्याख्या करता है। ठीक है, कारण क्या है और जब कारण ये है तो क्या इसका प्रभाव होगा। और जो तीसरा आ जाता है हमारा क्या, तो ये आपका है, 1 मिनट, ये वाला है ना, मानकानात्मक। यह न्याय, समानता, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन करता है। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व अत्यंत व्यापक है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत का महत्व जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है। यह नागरिक मतलब आम जनता की चेतना प्रदान करता है, मतलब आम जनता को जागरूक करने का काम करता है। इसके माध्यम से एक व्यक्ति, राज्य, सरकार और अधिकार, कर्तव्य, लोकतंत्र जैसे विषय को समझता है।
ठीक है, कि एक आदमी का क्या कर्तव्य है, राज्य का क्या कर्तव्य है, लोकतंत्र क्या है, ये सब बातों को समझने की ज्ञान देता है। ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत समाज में न्याय, समानता की स्थापना, मार्गदर्शन देता है, राजनीतिक निर्णयों का नैतिक आधार प्रस्तुत करता है। ठीक है। वर्तमान समय में राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। वैश्विक कारण, मानवाधिकार, पर्यावरण का मुद्दा भी इसमें आ जा रहा है वर्तमान समय में। सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में राजनीतिक सिद्धांत बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। लास्ट में निष्कर्ष बताइएगा कि राजनीतिक सिद्धांत को जानना केवल एक विषय नहीं, बल्कि यह समाज और राज्य के बीच में विकास के लिए आवश्यक मार्गदर्शन का सिद्धांत है। इसकी प्रकृति व्यापक है, ठीक है, और महत्व गहन, प्रासंगिक, अस्थायी है। मतलब कुल मिला के बात इतना है कि इसमें आपको कोई फिक्स एडजेक्ट सेंटेंस नहीं मिलेगा। आज में आपको अपने दिमाग का प्रयोग करके थोड़ा इधर उधर करके लिखना होगा। ठीक है, ये चीज़ जान लीजिए। अब मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। बाकी जो लोग पास लिए हैं ऐप का, ज्ञान सागर ऐप का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ऐप के बारे में। सॉरी। तो ये है ज्ञान सागर ऐप। इस चैनल का नाम ज्ञान सागर चैनल के नाम पे, सॉरी, इस ऐप का नाम ज्ञान सागर चैनल के नाम पे रखा गया है। इसी चैनल के नाम पे रखा गया है। और देखिए, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद बिरसा मुंडा का फ़ोटो आएगा और फिर ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगा इस तरह से। आपको क्लिक करना है यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे, इस पर क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऐसा हो जाएगा। आपका पूरा नाम और फ़ोन नंबर लिखने का आ जाएगा। यहाँ पे फुल नेम दीजिएगा, यहाँ पे आप फ़ोन नंबर दीजिएगा, फुल नेम एंड फ़ोन नंबर दीजिएगा। ठीक है, फिर क्या कीजिएगा, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है इस पर। अब क्या होगा, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा और ओटीपी दीजिएगा। आपका इस तरह से ओटीपी आएगा, ऐप ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होने के बाद आपका ऐप इस तरह से खुल जाएगा। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे आ जाना है ऑल कोर्स में। ये ऑल कोर्स में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑल कोर्स है ना, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये ऐप इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा यूनिवर्सिटी आएगा, आपको SKMU दुमका यूनिवर्सिटी पे आना है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे 60 रुपया पेमेंट करेंगे तो स्टार्ट लर्निंग लिखा जाएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या है ऐप में, उसके बाद पेमेंट करेंगे। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे टैप करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। सेमेस्टर 3, 2, 1 सब के नोट्स यहाँ पे डला हुआ है। एक बार 60 रुपया के पास लेने के बाद ये सब फ्री हो जाएगा। ठीक है, सपोज दैट आप सेमेस्टर 1 पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद आपका यहाँ पे खुल जाएगा इस तरह से। सेमेस्टर 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेजर पेपर 1 का यहाँ पे नोट्स मिल जाएगा, AC पेपर का यहाँ पे मिलेगा, MDC का यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सेक पेपर का यहाँ पे मिलेगा, AC का यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, फिर बैक पेपर का यहाँ पे मिलेगा, फिर IKS का नीचे में मिलेगा। मतलब सब का यहीं पे है। अभी अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे, 5-6 तारीख तक सब अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी मेजर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, टोटल 15 सब्जेक्ट अभी अपलोड कर दिया गया है। 15 सब्जेक्ट, BA, BCom, BSc मिला के। केवल 3 चीज़ हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, और ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। क्योंकि ये तीनों का जो है ना, टीचर नहीं है हमारे पास। मतलब हम पढ़ाने के काबिल नहीं है, डायरेक्टली बात, सीधी बात, न बकवास। ठीक है, चलिए, तो जिनको भी पास लेना ले सकते हैं। 4 साल का ट्यूशन फीस सिर्फ 60 रुपया है। एक बार पेमेंट करने के बाद सब आपका फ्री हो जाएगा। सिर्फ एक बार पेमेंट कीजिए, अभी कर लीजिएगा तो 8 सेमेस्टर तक फ्री। सिर्फ 60 टका में 4 साल पढ़ाऊँगा। अरे यार, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा कुछ भी। फिर भी अगर आपको नहीं लेने का मन है तो ये आपकी मर्ज़ी, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। 60 रुपया कहीं खाना खाने बैठिएगा ना तो एक बार में पार कर दीजिएगा। लड़की बोलेगी एगो रिचार्ज करो तो रिचार्ज कर दीजिएगा, लेकिन 60 रुपया अपने पढ़ने के नाम पे नहीं खर्चा कीजिएगा। चलिए, जाए नहीं दीजिए, जो भी मर्ज़ी है। जो लोग नहीं लेना चाहते हैं वो लोग केवल क्वेश्चन देख लीजिएगा, लेकिन मैं कहूँगा ले लीजिए, क्योंकि अभी 8 सेमेस्टर तक जाते जाते ना आपका हालत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है। सेमेस्टर 2 का भी पूरा कंटेंट मिल जाएगा आपको, चेक करके देखिएगा। 3 का भी अपलोड है, 4 का भी अपलोड है, 5 का भी अपलोड है, 6 का अपलोड करना बाकी है, उसका कर दूंगा। ठीक है, तो 60 टका में इतना सब कुछ दे रहा हूँ। चलिए, नहीं बोलूँगा और ज़्यादा यार, नहीं तो मुझे भी गिल्टी फील होगा। देखिए, राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति, विकास का विस्तृत वर्णन करना है कि राज्य का विकास कैसे हुआ। जैसे कि मैंने बताया, उत्पत्ति का सिद्धांत है, सामाजिक बना,
एक दैवी सिद्धांत है, एक क्या है दैवी सिद्धांत, एक उत्पत्ति सिद्धांत, एक सामाजिक संविदा का सिद्धांत है। 3 गो सिद्धांत है, ठीक है। तो दैवी सिद्धांत वो क्या बोलता है कि भगवान ने बना के गया है। दैवी सिद्धांत के अनुसार ईश्वर राज्य जो है ईश्वर की देन है, यानी कि भगवान बना के गया है। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्तियों के बीच समझौता से हुआ है। और शक्ति सिद्धांत के अनुसार बल विजय के माध्यम से हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग सिद्धांत पढ़िएगा इसमें। तीसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, क्या है, आधुनिक राज्य की विशेषता तथा उसकी भूमिका का विश्लेषण करें। आधुनिक राज्य में क्या क्या होना चाहिए, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है संप्रभुता होनी चाहिए, ठीक। राज्य के 4 तत्व क्या क्या हैं मालूम है ना, ये चारों तत्वों को लिखना है। सबसे पहले तो एक निश्चित भूभाग हो, जमीन हो, जनसंख्या हो, ठीक है, और क्या हो, संप्रभुता हो, जिसको संगठित अधिकार भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये दोनों संप्रभुता का ही भाग है। संगठित सरकार एवं आंतरिक बाह्य संप्रभुता और सरकार हो। अच्छा, सरकार यहाँ पे दिया गया है ना, सरकार दिया गया है, आंतरिक बाह्य संप्रभुता, ये 4 तत्व हैं। विधि का शासन यानी कि कानून हो, तो कानून तो यही राज्य का ही भाग है, ये राज्य और कानून एक ही भाग है। तो 4 वो सिद्धांत है राज्य का, ये चारों को बताइएगा कि जनसंख्या हो, संप्रभुता हो, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बोल सकते हैं कि जैसे कि राज्य में भाषा हो, ठीक है, राज्य की एक अपनी भाषा होती है, जैसे हमारे झारखंड राज्य की भाषा हिंदी है, ठीक है। अब यूनिट 2 आता है जिसमें आपको पावर और अधिकार के बारे में पढ़ना है, अथॉरिटी एंड शक्ति के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, शक्ति की संकल्पना का विस्तृत विवेचन करें। शक्ति के प्रकार और स्रोत क्या क्या है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं अलग अलग प्रकार की शक्ति, जैसे कि एक होता है संवैधानिक शक्ति जो संविधान हमें देता है, एक होता है आर्थिक शक्ति जो धन दौलत वाला होता है, एक है सामाजिक शक्ति जिसमें देखिएगा कि बहुत सारे व्यक्ति का रिस्पेक्ट होता है समाज में, एक होता है सैन्य शक्ति, एक होता है वैचारिक शक्ति जिसमें व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। चलिए, एक होता है राजनीतिक शक्ति जिसको पॉलिटिकल पावर बोलते हैं, एक होता है आर्थिक शक्ति हो गया ना, सामाजिक शक्ति ये सब हो गया, दमनकारी शक्ति जिसमें व्यक्ति नहीं होता है खुरापाती वाला बुद्धि वाला होता है कि भाई इसमें दबंग टाइप का आदमी है, इससे मत भिड़ो, गुंडा आदमी है, ठीक है। प्रेरणात्मक शक्ति, तो ये सब पढ़ना है आपको। चलिए, अब आता है अधिकार। अधिकार की अवधारणा, अधिकार किसे कहते हैं, ठीक। मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित अधिकार के बारे में बताना है कि मैक्स वेबर ने अधिकार किसको कहा है। तो अधिकार क्या है, हमें एक क्षमता प्रदान करती है, कानूनी रूप से अधिकार देती है, ठीक है। अधिकार कई प्रकार के होते हैं, खास तौर पे मैक्स वेबर ने अधिकार को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 3 भागों में। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग अधिकार एक होता है पारंपरिक अधिकार जो रीति रिवाज से मिलता है हमें, जैसे राजा का बेटा राजा, वंशानुगत चलता है। एक होता है करिश्माई अधिकार जो यह किसी नेता के व्यक्तिगत गुण, आकर्षण, ठीक है, असाधारण क्षमता, आर्थिक आधार मतलब जितने भी क्षमता है, असाधारण क्षमता हो गया, लोग उसके व्यक्तित्व के गुण से प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जो आप मुझसे यूट्यूब में पढ़ रहे हैं, ये मेरा कैसा अधिकार है, ये मेरा करिश्माई अधिकार है, व्यक्तिगत गुण है, ठीक है। तीसरा जो होता है वह होता है वैधानिक या तर्क संगत अधिकार जिसको हम लोग कानूनी अधिकार भी बोलेंगे, ठीक है। यह आधुनिक राज्य में प्रचलित है, इसमें अधिकार कानून और नियम पर आधारित होता है, जैसे वोट देने का अधिकार, ठीक है। तो पारंपरिक अधिकार, दूसरा क्या है करिश्माई अधिकार, और तीसरा क्या है, तो तीसरा है आपका, एक मिनट यार, तीसरा है आपका कानूनी अधिकार। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है शक्ति और अधिकार में अंतर क्या है, ये बताइए भैया। शक्ति क्या है, अधिकार क्या है, इसमें अंतर क्या है, और दोनों के परस्पर संबंध का विश्लेषण कीजिए, ओके। चलिए, तो पहले शक्ति की परिभाषा देना है कि शक्ति दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने का या नियंत्रित करने की क्षमता है। हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा पहुंच हाईकोर्ट तय कह रहे भाई, ठीक है। सीएम मेरा चाचा है, अच्छा, हाँ, चाचा हमारे सीएम हैं। चलिए, तो अधिकार, अधिकार क्या है, तो अधिकार एक कानूनी शक्ति प्रदान करती है। जब किसी व्यक्ति या संस्था की शक्ति को समाज की मान्यता मिल जाती है तो उसे अधिकार बोलते हैं। जैसे आप किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो ये मेरा अधिकार बनता है कि मैं इस व्यक्ति को क्या करूं, सस्पेंड कर दूं, ठीक है। चलिए, और इनमें क्या क्या मुख्य अंतर है यहाँ पे फिर बताया गया है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट।
यूनिट 3। इसमें पूछा गया है संप्रभुता के बारे में कि संप्रभुता की अवधारणा, विस्तृत विवेचन, इसके प्रकार के विश्लेषण करना है। ठीक है, संप्रभुता क्या है? तो संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है, अविभाज्य है, अपरिमित है, अस्थायी है, आंतरिक संप्रभुता है। पॉइंट पॉइंट वाइज बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, अगला आ जाता है एक तत्ववाद। ठीक है, एक तत्ववाद के सिद्धांत का समालोचनात्मक विवेचन करना है। आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा बहुलवाद। बहुलवाद के सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए तथा इसे एक तत्ववाद से तुलना कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यूनिट 4 से, जिसमें आपको पढ़ना है समानता, स्वतंत्रता, न्याय और लोकतंत्र। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्वतंत्रता की अवधारणा। अवधारणा मतलब परिभाषा। स्वतंत्रता की परिभाषा विस्तार से विवेचन कीजिए। सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू दोनों के बारे में बताना है। ठीक है, तो पहले सकारात्मक फिर नकारात्मक। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे समानता। समानता की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए तथा इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, समानता क्या है, समानता के कितने प्रकार होते हैं, इस तरह से आपको बताने हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है हमारा स्वतंत्रता और समानता के बीच संबंध का विश्लेषण कीजिए। स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, इनके बीच में क्या संबंध है, क्या अंतर है, ये भी बताना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे न्याय। न्याय क्या है, जस्टिस किसे कहते हैं, न्याय की प्रक्रिया क्या होती है, और मतलब प्रक्रियात्मक न्याय और विवरणात्मक न्याय में क्या अंतर होता है, ये बताना है। और यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन। ये अंतिम क्वेश्चन है। लोकतंत्र की अवधारणा दीजिए। उदारवादी और मार्क्सवादी और अभिजात्यवादी दृष्टिकोण का विश्लेषण करना है। देखिए यहाँ से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं पॉइंट वाइज। अब एक्स्ट्रा 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, 4 को एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इतना कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपका सभी क्वेश्चन मैच कर जाएगा। ठीक है, इतना पक्का है। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा समकालीन युग में राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे शक्ति, अधिकार और वैधता के परस्पर संबंध का विश्लेषण कीजिए। ओके, देखिए जो लोग ऐप नहीं इंस्टॉल करेंगे वो लोग क्वेश्चन देख के काम चलाइए, और जो लोग ऐप इंस्टॉल करके पास ले लिए हैं, ठीक है, वो ऐप में पढ़ लीजिएगा सब कुछ। ओके, चलिए। संप्रभुता की अवधारणा में आधुनिक युग में आए परिवर्तन का समालोचनात्मक। देखिए वर्तमान समय में बहुत सारा परिवर्तन हो गया, टेक्नोलॉजी का युग हो गया, ये सब भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, आजकल टेक्नोलॉजी है। चौथा क्वेश्चन है लोकतंत्र के सिद्धांत का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए तथा इसके समकक्ष वर्तमान चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। वर्तमान समय में देखिए हमारा क्या क्या प्रॉब्लम है। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ गया है पर्यावरण का। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ गया है क्या, तो टेक्नोलॉजी का। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ गया है हेल्थ का, इन सब के बारे में बताना है। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ गया है भ्रष्टाचार का, ऑनलाइन पैसा ठगी का, ये सब भी आपको बताना है। ठीक है, और एक चीज़, जो लोग फ़ोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ। जो लोग फ़ोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं वो लोग अपना ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। ऐप में नंबर मिलेगा, ये नंबर होगा ऐप में 898660। ठीक है, इस नंबर पे क्या करना है, आपको व्हाट्सएप करना है। क्या व्हाट्सएप कीजिएगा, अपना नाम, सर मैं या भैया मैं SKM दुमका यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं फ़ोन पे गूगल पे नहीं चलाता हूँ, मैंने ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, मुझे एक्सेस दे दीजिए, अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा और मैं एक्सेस दे दूंगा। 60 रुपये आप सेंड कर दीजिएगा, स्कैनर मैं भेज दूंगा, किसी की मोबाइल से भी भेज दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय दोस्तों, जोहार। और इसके बाद ऐसी पेपर जल्दी लाएंगे। अभी 3 गो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम एक ही साथ हो गया है। कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का भी एग्ज़ाम आ गया है और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू का भी एग्ज़ाम आ गया है, इसलिए थोड़ा सा मैं बिजी हो गया हूँ। ठीक है, बाय। नहीं तो मैं अभी और डिटेल में आप लोग का क्लास लेता।